दोस्तों नमस्कार, मैं साकेत कुमार आपकी अपने चैनल लाइफस्टाइल विद आयुर्वेदा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे साथ ऋषिकेश सर जुड़ चुके हैं। थैंक सर यू। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज जिस बीमारी के टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है अस्थमा। वो भी देखा जाए तो एक लाइफस्टाइल डिजीज ही है सर। बिल्कुल। तो सर अस्थमा के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा कि इसका आने का सिम्टम्स क्या है और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, और ये कुछ एज लिमिट होता है कि बच्चों में भी आ सकता है कि नहीं, या फिर बड़ों में ही केवल आता है। तो ये थोड़ा हमारे दर्शकों को सर इस डिटेल्स में बताइए। सर आपका मतलब इस अस्थमा के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हैं कि लोगों को बताएं। जी जी, इसलिए लगातार 3-4 सवाल जो है एक ही बार में आपने बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, एक एक करके मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूं जी सर। और इससे लोगों को भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये बीमारी आती है, क्या इसके ये हैं सिम्टम्स हैं, वो सारी चीज़ें। जी। तो सबसे पहला जो है अस्थमा जो है ये सांसों की बीमारी है हमारी, है ना। इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, हमें सांस लेने और छोड़ने, स्पेशली छोड़ने के लिए हमें दिक्कत होती है। और इसी को जब ये काफ़ी दिक्कत वाली सिचुएशन आती है तो इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कि ये एजमेटिक पेशेंट है या अस्थमा का ये पेशेंट है, या हिंदी में दमा भी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो दमा अस्थमा मतलब एक ही चीज़ हो गया, कॉमन चीज़ है। एकदम एक ही चीज़ है दमा और अस्थमा, है ना। तो इसके आने के जो कारण है ना, या तो वो क्या होता है कि एयर पॉलिन्स होते हैं या जानवरों के फर होते हैं। अच्छा अच्छा, है है ना। या आप फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो वहाँ बहुत सारी केमिकल्स होती हैं, वो उससे जो है लोगों को एलर्जी हो जाता है। और मतलब बताऊँ वेदर चेंजेस, है ना। जी जी, क्लाउडी वेदर हो गया तब लोगों को अस्थमा हो जाएगा, या मतलब सुबह ठंडा, दिन में गर्मी, फिर इवनिंग में ठंडा। तो ये क्या है कि एक ही दिन में 3-3 मौसम मिल रहे हैं, तो इससे जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी एलर्जी ट्रिगर्स करती है मीन्स कि ये थोड़ा बढ़ा हुआ रूप में आ जाता है ना। तो आने के कारण यही है, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से आती है। प्लस जो आपने बोला ये लाइफस्टाइल डिजीज़ में है, बिल्कुल आज की जो स्ट्रेस वाली लाइफ हो गई है ना, या मतलब इमोशनली अगर कहीं पर हम लोग बहुत ज़्यादा ये हो गए हैं कि जैसे हर्ट हुए, इमोशनली हर्ट हो गए, तो वो एक रीज़न, और स्ट्रेस एक रीज़न है जिसके कारण भी अस्थमा जो है वो ट्रिगर होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहला सिम्टम्स तो ये है कि कफिंग होगा, है ना। अच्छा, है ना, कफिंग होगा, और स्पेशली नाइट में, या जब आप बहुत खुल के हंस रहे हैं तो उस समय कफिंग स्टार्ट हो जाएगा। चेस्ट टाइटनेस होगा। ओके। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब आपको वीकनेस थोड़ा फील होगा, जी, है ना। वीजिंग की साउंड आएगी जब आप सांस लेते हैं, तो सीटी जो नाक से जो बजता है, बहुत लोगों को देखा है। हाँ, खराटा इज डिफरेंट और वीजिंग इज डिफरेंट, सीटी की आवाज़ आती है। ये सारी चीज़ें जो है इसके सिम्टम्स हैं, इससे पता चलता है कि पेशेंट को मतलब अस्थमा आ रहा है। और एक चीज़ सर मैं बीच में रोकूंगा, जैसे आपने बोला कि वो आवाज़ आता है एक सीटी तरह का, तो ये साइनस से रिलेट है कि साइनस एकदम अलग चीज़ हो गया? साइनसाइटिस इज अ डिफरेंट, ओके, है ना। दैट इज ड्यू टू द मतलब नोज की वजह से वो हो रहा है। और ये वीजिंग जो है ये एयर पाइप जो है हमारे जो फेफड़ों तक जाती है, जी जी, तो उसमें कंजेशन होता है। ओके, उसमें म्यूकस जाम होता है, म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आता है, और यही जो है वीजिंग के रूप में बाहर आती है। अच्छा अच्छा, है ना। और साइनस में क्या होता है, रनिंग नोज होता है ना, तो वो नोज की वजह से होती है। अच्छा अच्छा। और इसमें एयर पाइप की वजह से। तो ये प्रिकॉशन क्या लिया जा सकता है सर इसमें कि ये एक तो हम प्रोडक्ट है वो अलग चीज़ है जी, बट उसके अलावा नॉर्मल तरीके से क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है कि सुधार आए? हाँ देखिए, इसमें आपको बहुत ही अच्छा, मतलब आप जहाँ रहते हो तो उस जगह को बहुत अच्छे से साफ रखो, अपने वार्डरोब को, अलमीरा को। कभी कुछ प्लम्बिंग का काम हो रहा है तो आप उस समय मास्क वियर करो, और अपने घरों की सफाई को बहुत अच्छे से, फ्लोर को, इन सारी चीज़ों को, और मैंने जो बताया वार्डरोब, ये सब, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लीन रखो। कहीं पर भी धूल जमने नहीं पाए। ये धूली जो है अस्थमा को ट्रिगर करता है। ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो एयर पॉलन की वजह से, और ये एयर पॉलन कहाँ आते हैं, चाहे वो एनिमल फर हो या कुछ भी, ये थ्रू उसके एयर आते हैं हमारे। तो अगर आपके घर के वातावरण साफ है, न केवल घर बल्कि मतलब आसपास के जो नालियाँ हैं
वहाँ पर भी हमें सफाई रखनी चाहिए, बहुत अच्छे से समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर और इन चीज़ों की छिड़काव करना चाहिए, बिकॉज वहाँ से उड़ के वो हमारे घरों तक आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जगहों को भी हम लोग साफ रखें, घर को अच्छे से साफ रखें। पहला ये है, हेल्दी खाएं और मतलब इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखें, अच्छा इम्यूनिटी होना चाहिए। अच्छा इम्यूनिटी होना चाहिए, और ऐसा कुछ भी ना खाएं जिससे मतलब हमें कफ हो, कफ होने के चांसेस हो, तो बस कफ ही जो है फिर वो ट्रिगर हो जाता है अस्थमा में। और ये सर कुछ एज लिमिट है कि नहीं, इतने साल से ऊपर वालों को ही ये आएगा, ऐसा कुछ है, या फिर बच्चों में भी ये आने के चांसेस रहते हैं? नहीं, बच्चों में भी ये आता है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है अस्थमा की, है ना। 80 ईयर्स ओल्ड में भी आता है, 60 में, 40 में, और बच्चों में 3 साल 4 साल 2 साल के बच्चों में भी ये आता है। इतने छोटे बच्चों को भी आता है, राइट। लेकिन बच्चों में क्या है, इफ ट्रीटेड प्रॉपरली और अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किया गया और वो ठीक हो गए, तो 12 ईयर्स के बाद से, जैसे हमारे यहाँ तो क्या है 3 महीना से 4 महीना लेंगे और वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे, जी। है ना। लेकिन ज़्यादातर केस इफ प्रॉपरली ट्रीटेड तो 10 साल के बाद उनका कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि जिस बच्चे को आ गया है 5 साल में, 8 साल में, 4 साल में, तो उसे लाइफ टाइम अस्थमा रहेगा, मतलब वो कंप्लीट क्योर हो जाते हैं? वो कंप्लीट क्योर हो जाते हैं। लेकिन उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और सर ये किस हद तक डेंजरस है, मतलब ये एक नॉर्मल इसको मान सकते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, या फिर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रूप ले सकता है? सर देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब जिसके ऊपर बीतती है वो वही समझता है। बिल्कुल। तो अस्थमा भी उसी तरह है, जिसके ऊपर आती है ना ये वही समझता है। मतलब इसे मैं एक्सप्लेन करूं सर कि ये कितनी सीवियर है, तो आप ये समझो कि एक इंसान लेटा है, मैं लेटा हूं और मेरे ऊपर हाथी ने पाँव रख दिया है। अच्छा, इतना सीवियर है, इतना उनको प्रॉब्लम होता है ओके। ब्रीदिंग में, जी है ना। और मतलब वो बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब लोगों को ये लगता है इससे अच्छा ना रहूं, इतनी सीवियर हो जाती है, ज्यादा मतलब वो डेंजरस हो जाता है। बिकॉज आप जब सांस सबसे इम्पोर्टेंट है सर, हम आप सारे लोग जानते हैं सांस सबसे इम्पोर्टेंट है, और जब उसी में आपको दिक्कत आ रहा है, सांस छोटी हो जा रही है, एकदम जल्दी चल रहा है, ना आप लेने पा रहे हैं ना सांस छोड़ने पा रहे हैं, तो सोचो उस इंसान की प्रॉब्लम क्या होगी। सही बात है। और मतलब इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, इनिशियली आप एकदम मतलब इसको ट्रीट कीजिए। अगर अस्थमा आया है, जो सिम्टम्स मैंने बताया है, जैसे एक बार आप फिर ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जो कफिंग होगा स्पेशली एट नाइट, और कफ हमेशा उठ जाएगा जब आप जोर से हंसेंगे या बहुत कुछ भी ऐसे एक्साइटली बात कर रहे हैं और उसमें आपको खांसी उठ जाएगी, और सांस जो है वो काफ़ी छोटी हो जाएगी, है ना। चेस्ट टाइटनिंग रहेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको आ रही है, तो आप बार बार स्नीजिंग होना या बार बार वेदर के बदलने से या किसी एक खास समय में मतलब वो चीज़ें ट्रिगर हो रही है अस्थमा, तो आप समझो कि ये अस्थमा आ रहा है और उसी समय इसको आप ट्रीट करते हो तो बहुत ईजिली ट्रीट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इसका फॉर्म सीवियर होता है थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आज हम लोगों ने इसके ऊपर कम्प्लीटली रिसर्च करके कम्प्लीटली क्योर यहाँ पर थेरेपी देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सर ने प्रिकॉशन बताया कि हम लोग अगल बगल साफ सफाई रख के ये छोटी छोटी चीज़ें घरों में भी स्पेशली करके हम लोग इसका रोकथाम कर सकते हैं। राइट। और जिस संस्था के साथ हम लोग काम कर रहे हैं AWPL, तो सर इसमें इसके लिए कोई प्रोडक्ट है जो कि एकदम क्योर कर दे, और कितने समय में अगर है तो कितने समय में पेशेंट इससे बाहर आ सकता है? देखो सर, चूंकि ये होते तो बच्चों से लेके बड़ों तक में है ना। बिल्कुल सही बात। और इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इट डिफर्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, है ना, कि किसमें क्या चलेगा। एक कॉमन थेरेपी है नहीं, जैसे इम्यूनिटी किसी की बढ़ानी है तो मैं बता दूं ऐसे बढ़ जाएगा, बिल्कुल। बट वी आर ट्रीटिंग अस्थमा, राइट। तो उसके बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। पेशेंट का मतलब सिम्टम्स लेना पड़ता है, उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, जो हर पेशेंट का अलग होता है, क्योंकि एलर्जेंस के कारण बहुत सारे होते हैं, है ना। तो किसे किस चीज़ से एलर्जी आ रही है, उन चीज़ों को समझ के उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और जनरली 3 to 4 मंथ्स में मतलब 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। रेयरली कुछ पेशेंट होते हैं जिसमें 5 से 6 महीना, बट कम्प्लीटली पूरा क्योर हो जाता है 100% सर। देखा दोस्तों, हमारे AWPL के साथ मतलब ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है कि जहां आप 3 से 4 मैक्सिमम इस तरह की बीमारी में 3 से 4 महीना में आप
क्योर हो जाते हैं। कुछ ही लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जो 6 से 7 महीना तक, मैक्सिमम 6 मंथ सर। मैक्सिमम 6 मंथ। तो दोस्तों आज सर ने हमें अस्थमा के बारे में जानकारी दी और बहुत अच्छे तरीके से, हमेशा सर अच्छे तरीके से जानकारी देते हैं किसी भी डिजीज़ के ऊपर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अस्थमा के ऊपर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए। तो थैंक यू। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ इसी तरह चैनल में आते रहें और लोगों को अपना एक्सपीरियंस और बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहें। दोस्तों आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लोगों तक बहुत ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक जाए और जो इस बीमारी से ग्रसित है वो हमसे कांटेक्ट करके और आप 5 से 6 महीना में बिल्कुल इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सीजन जो अभी चल रहा है ना सर, ये आप देख रहे होंगे कि मॉर्निंग जो है वो ठंड रहती है, दोपहर गर्म, फिर इवनिंग ठंड। तो इसमें काफ़ी पेशेंट्स जो है परेशान होते हैं। तो मतलब उनके लिए कहीं घबराने की बात नहीं है। आप कांटेक्ट करो साकिब जी से और हमारा नंबर मिलेगा, आप कांटेक्ट कीजिए, उसका उपाय फिर हम लोग बताएंगे और आप एकदम हंसते खेलते इस बीमारी से बाहर आ जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।